हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में। और आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है। नहीं, कोर्स का अनाउंसमेंट नहीं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी प्लस प्लस रिगार्डिंग अनाउंसमेंट है जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है हमने। बट उस पे चलने से पहले इस वीडियो के कुछ टारगेट सेट कर लेते हैं और आपको बता देते हैं इस वीडियो में क्या करेंगे। इस वीडियो में हम कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से सी प्लस प्लस में कंडीशनल फ्लोज होते हैं और क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास में उन कंडीशनल फ्लो को हैंडल करने के लिए। टूल से मेरा मतलब है क्या सेट ऑफ फंक्शंस या क्या ऑपरेटर्स या फिर क्या टोकन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं आपको कंडीशंस को हैंडल करने के लिए। कंडीशन मतलब या तो ये करूंगा या फिर वो करूंगा, बस वही कंडीशंस है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस वीडियो का हमारा टारगेट थोड़ा सा यूनिक है। कमेंट्स का टारगेट तो हम ज़्यादा नहीं, 150 कमेंट्स का टारगेट रख रहे हैं, बट अंडर 24 आवर देखते हैं आप करवा पाते हैं कि नहीं। प्लस इस वीडियो के अंदर मैं आपको टारगेट दूसरा वाला बताऊं उससे पहले आपके लिए एक रिसोर्स आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे आप सी प्लस प्लस और भी पढ़ सकते हो। तो ये चैलेंजेस तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे, बट उनके अलावा नहीं, ये तो कोड है हमारा। इनके अलावा हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन है अब सी प्लस प्लस का अवेलेबल। तो आप चाहे एग्ज़ाम के अंदर हो, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपको कभी क्विक रिवीजन करना है, वीडियो देखने जितना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबे होते हैं, बट समझ में आना चाहिए ना, उसके बाद रिवीजन वाली बात है। डायरेक्ट समझोगे तो इतना नहीं समझ में आता है। तो हमने आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी लिख दिया है सी प्लस प्लस का। तो इसको आप बोल सकते हो हैंड रिटन नोट्स ही हैं। अब हैंड रिटन देखिए, कीबोर्ड पे हो चाहे वैसे करके हो तो उसमें कभी कभार राइटिंग समझ नहीं आती। हमने आपके लिए कीबोर्ड पे सी प्लस प्लस के डॉक्स लिखने शुरू कर दिए हैं। शुरू कर दिए से मेरा मतलब है कि जितना लास्ट वीडियो में ऑपरेटर पे हुआ था वो अभी तक लिख दिए हैं। ये वाला वीडियो जैसे ही रिकॉर्ड होगा उसके बाद मैं बैठ के डॉक्स लिखूंगा पहले, उसके बाद वीडियो पब्लिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से डॉक्स है। तो हमने डाइसेक्टिंग हेलो वर्ल्ड लिखा, तो उसके डाइसेक्टिंग हेलो वर्ल्ड का पूरा प्रोग्राम है जिसको आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। एक एक लाइन का पूरा ब्रेकडाउन लिखा गया है, उसके बाद कैसे कंपाइलिंग होती है, रन कैसे होता है, सब कुछ एक एक करके लिखा गया है, कैसे कमेंट्स आप यूज़ करते हैं। और राइट साइड में आपको पूरा किसी भी सेक्शन पे आपको जंप करना है तो आप जंप भी कर सकते हैं। वेरिएबल्स कांस्टेंट भी है यहाँ पे, डेटा टाइप्स भी है। डेटा टाइप्स के जितने भी हमने वीडियो में कोड यूज़ करे थे वो आप सीधा जंप करके यहाँ देख सकते हैं। गोइंग थ्रू द कोड भी है कि एक एक लाइन पूरा समझ में आए कि कोड क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो भी हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया है। ऑपरेटर्स के अंदर भी जो भी हमने एक एक टास्क किया था कि अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़ रहे थे, टास्क हमें ये मिला था चैलेंज, उसका सोल्यूशन ये रहा। आप चाहें तो यहाँ से सिर्फ टास्क देख सकते हैं कि अच्छा ये टास्क यहाँ था, चलिए मैं करता हूँ इस टास्क को। तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं पूरा का पूरा। अब क्योंकि इस काम में लगी बहुत सारी मेहनत, इसलिए एक छोटा सा टास्क और देंगे हम आपको कि आप सपोर्ट तो करते ही हैं कमेंट्स में, उसके लिए तो थैंक यू सो मच। बट अब चैलेंज ये है आपके लिए कि 10 मुझे चाहिए टैग्स लिंक्डइन पे और 10 ट्विटर पे। आप में से बहुत सारे लोग लिंक्डइन भी यूज़ करते होंगे, ट्विटर भी। तो फटाफट से बस डॉग्स का फोटो क्लिक करके या एक सेल्फी खींच के बस इस वीडियो के लिए स्पेशली 10 लिंक्डइन टैग्स और 10 ट्विटर टैग ये आप कर ही देंगे। बाकी हम इंतज़ाम कर ही देंगे कोड का, और इस वीडियो के अंदर आपको कंडीशनल्स भी समझ में आ जाएगा। और रिवीजन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी है, हैंड रिटन नोट्स तो है ना, मेहनत करिए आपके लिए। तो अब इतनी मेहनत करिए तो छोटा सा टैग और शेयर तो मिलना ही चाहिए। चलिए जी, ये तो हो गई हमारी बात कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। अब हम चलते हैं हमारे कंडीशनल्स पे। हमने कंडीशनल थोड़ा बहुत देखा है, बट अब प्रॉपरली हम कंडीशनल्स को यहाँ पे लेके आते हैं कि एक्चुअली में कंडीशनल्स है क्या। तो कंडीशनल कुछ नहीं है, बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कंडीशनल के अंदर कि आपको ना कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। तो आपको यहाँ पे जो कंडीशनल के डायग्राम दिखेंगे कुछ इस तरह से कि आपके पास एक एरो है जो कि पॉइंट आउट कर रहा है किसी डायरेक्शन में। हम इसको थोड़ा सा और लाइन को एक्सेल और ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते क्या हम इस लाइन को? आई थिंक इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं यही मैक्सिमम है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी से काम चला लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि कंडीशनल ब्लॉक होता है। अब यहाँ पे मैं तो स्क्वायर बना रहा हूँ, अक्सर लोग ना इसको रोटेट करके रखते हैं कि मतलब ये थोड़ा ट्रायंगल शेप का दिखता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि ये स्क्वायर है या कैसा भी दिख रहा है। बात यह है कि आप कहीं ना कहीं इस ब्लॉक के अंदर आते हो। ये जो ब्लॉक है इसको कहा जाता है कंडीशन इवैल्यूएटर। तो ये इवैल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसका काम ये है कि कंडीशन को इवैल्यूएट करता है, और इवैल्यूएट करके या तो आपको ये ट्रू देगा या फिर ये फॉल्स देगा, दोनों में से एक ही चीज़ देता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि या तो आप हमें ट्रू दोगे या फिर हमें फॉल्स दोगे, दो ही में से एक काम कर सकता है। इवैल्यूएट किया तो दोनों में से एक ही चीज़ तो आएगी आपके पास में। अब हम इससे क्या है, दो रास्ते अपने मान लेते हैं कि सपोज करिए ये हमारा ट्रू का रास्ता है और ये हमारा फॉल्स का रास्ता है। अब ये जो पूरा काम है इवैल्यूएशन का, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, सपोज करिए कि ये वाला हमारा कोई सा भी, किसी को कोई भी मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला हमारा रास्ता ट्रू है। तो यहाँ पे जो भी ट्रू का काम होगा वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे अगर आपके पास है ये ब्लॉक, तो यहाँ पे सपोज करिए ये मेरा फॉल्स का रास्ता है, यहाँ पे आप एल्स के केस में ही आओगे।
तो ये जो हमारा ब्लॉक होता है ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और ये वाला जो हमारा ब्लॉक होता है ये हमारे पास में एल्स स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इफ़ स्टेटमेंट, ये हो गया हमारा एल्स स्टेटमेंट। इसको भी हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि ये वाला एल्स स्टेटमेंट है, और हम इसको भी यहाँ पे अटैच कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपके पास ये वाला इफ़ स्टेटमेंट है। तो अगर इफ़ के रास्ते हम जाएंगे तो हमें एक ट्रू कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ट्रू कोड से मेरा मतलब है कुछ कोड लिख रखा है आपने, चंक ऑफ कोड है, और वो आपका ट्रू स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, इनको एग्जीक्यूट ये करेंगे। अब इसी तरह से आपके पास फॉल्स के अंदर भी है कि फॉल्स के अंदर भी कोई ना कोई कोड तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, और उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। दोनों में से एक ही काम होगा, और इन दोनों के बाहर हमारे पास में हमेशा ही, ये तो आपका ट्रू इवैल्यूएशन हो गया, इसके बाद हमारा रेस्ट ऑफ द कोड होता है। ये हमने देख लिया कि ठीक है, ये आपका कोड कंटिन्यूएशन इसको बोलते हैं, या फिर आउटसाइड ब्लॉक कोड, कोड आउटसाइड ऑफ कंडीशनल ब्लॉक, ये लीजिए। तो ये हमारे पास कोड है आउटसाइड ऑफ कंडीशनल ब्लॉक। तो होगा क्या फाइनली कि जब आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, इवैल्यूएट हो जाएगा, या तो ट्रू होगा तो इवैल्यूएट हो जाएगा, या फॉल्स होगा तो इवैल्यूएट हो जाएगा। तो एंड ऑफ द डे आप आते यहीं पे हो कि फाइनली आपके पास में यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो कुछ आती इसी तरह से ही है। इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। या तो आप फॉल्स स्टेटमेंट से होके आओगे हमारे पास में, या फिर आप ट्रू स्टेटमेंट से होके आओगे, बट आओगे आप यहीं पे ही, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद, या हो सकता है कई बार फॉल्स स्टेटमेंट का फॉल्स का ब्लॉक ही नहीं है, इफ़ का तो होगा ही होगा क्योंकि कंडीशन इवैल्यूएट हुई है। तो ये कुछ डायग्राम है, बस आपको समझ में आ गया, ज़्यादा पेचीदा नहीं करेंगे, थोड़ा सा इजी है कि इफ़ आया तो कुछ कर दो, फॉल्स आया तो कुछ और कर दो, एल्स में कर दो, और जितनी बार चाहो उतनी बार इवैल्यूएट का कोड आप लिख सकते हो। बट इंटरनली लैंग्वेज के अंदर ऐसा ही कुछ हो रहा होता है। ट्रू आया तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर आप कोड ब्लॉक के बाहर आ जाते हो। एल्स आया तो कुछ और एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आप ब्लॉक में बाहर आते हो, क्योंकि बाकी कोड तो एग्जीक्यूट करना ही है। बस इतनी सी कहानी है इसकी। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि चैलेंजेस सॉल्व करना आसान होता है, उसमें समझ में आ जाता है फटाफट कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और थोड़ा सा कोड की प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो पहला चैलेंज हम करते हैं इफ़ स्टेटमेंट का। तो टास्क 1 इसको हम नाम देते हैं, ठीक है, ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। इसको हम दे देते हैं, आइए प्लीज़ यहाँ पे, टास्क 1.cpp, ठीक है जी। और थोड़ा सा बोरो कर लें कोड, किसी से भी कर लेते हैं, क्योंकि ये काम तो हमें पता ही है कि बेसिक इंटरनल बॉयलर प्लेट इतना तो रहेगा ही। मैं एक छोटा सा स्निपेट ही बना लूँगा इस चीज़ का, क्योंकि ये तो बार बार लिखना ही पड़ता है। अब देखते हैं हमारे पास में टास्क क्या है, चैलेंज क्या है। राइट ए प्रोग्राम दैट चेक इफ़ यूज़र वांट्स टू ऑर्डर ग्रीन टी, इफ़ यूज़र टाइप्स ग्रीन टी द प्रोग्राम शुड कन्फर्म द ऑर्डर। तो अब देखिए यहाँ पे इसने ये नहीं कहा है कि एल्स केस में क्या करूं। अच्छा, जब बोला ही नहीं है तो करना ही क्यों है। तो इसने बोला है सिर्फ इफ़ केस का ध्यान रखो, और अगर वो ग्रीन टी बोले एग्जैक्टली इसी तरह से, अगर उसने लोअर केस में ग्रीन टी या कुछ और बोला तो कुछ काम नहीं करना है हमें, सिर्फ एग्जैक्टली ग्रीन टी अगर ऐसे बोल रहा है तो हम काम करेंगे। तो बड़ा ही ईजी काम है, क्योंकि यूज़र से इनपुट लूँगा और स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करूँगा। तो आई थिंक हमें पता ही है कि मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड और इस तरह से मैं स्ट्रिंग को यहाँ पे बुला सकता हूँ। अब मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करके एक वेरिएबल हम बना लेते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं टी ऑर्डर, ये लीजिए। इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं करिए। अब लेनी है यूज़र से वैल्यू। तो यूज़र को पहले एक मैसेज देना पड़ेगा कि साहब क्या वैल्यू चाहिए आपसे। तो सी आउट, और हम उसको बोल देते हैं कि एंटर योर टी ऑर्डर। तो ये लीजिए, उन्होंने टी का ऑर्डर दिया। अब इस टी के ऑर्डर को डायरेक्टली हमें इनपुट में लेना है। तो दो तरीके हैं, आपने देखा ही, काफ़ी देर से हम सी इन यूज़ कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे गेट लाइन यूज़ कर लेते हैं। तो ये गेट लाइन, दो पैरामीटर इसको चाहिए। पहला तो एक, कहाँ से लोगे आप इनपुट, गेट इन लाइन। तो हम सी इन से लेंगे, और कहाँ पे इसको स्टोर करोगे, हम इसको टी ऑर्डर के अंदर स्टोर करेंगे। चलिए जी, ये काम भी हो गया हमारे पास में। अब इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के लिए कंडीशन हमें रखनी पड़ेगी। पहले तो हम कंडीशन बाहर लिख रहे थे इंग्लिश में, फिर उसको कन्वर्ट कर रहे थे। अब काफ़ी प्रैक्टिस हो गई, तो अब हम कंडीशन डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं। करना क्या है, टी ऑर्डर जो आपने लिया है इसको मैच करना है। मैच करने के लिए एक इक्वल नहीं, हम दो इक्वल यूज़ करते हैं ताकि मैच हो, ना कि असाइन हो। और उसके अंदर मुझे चेक करना है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी एग्जैक्टली ऐसे लिखा होना चाहिए। अगर कुछ भी चेंज हुआ, कैप्स ऑर्डर वगैरह, तो फिर नहीं होगा। उसके भी सोल्यूशंस होते हैं, बट अभी के लिए हमारा इतना ही काम है। उसके बाद अगर ये होता है तो हम यूज़र को एक मैसेज दे देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सी आउट को कॉपी पेस्ट, और उसके बाद इसको मूव कर देंगे। देखिए फटाक से काम हो गया ना, क्यों बार बार इतना सारा लिखना है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऑर्डर कंफर्म देना है हमें। तो यहाँ पे लिख देते हैं यू हैव ऑर्डर्ड, नहीं कैप्स में लिखेंगे हम भी, ग्रीन टी।
ऑलराइट, और इसके बाद एंड लाइन भी दे देते हैं। चलिए, तो ये लीजिए, बस इतना सा छोटा सा प्रोग्राम बन गया। अब आपका टास्क क्या है? आपका टास्क इस प्रोग्राम को रन करके देखना है और बताना है मुझे चलता है या नहीं चलता है, और चलता है तो ठीक से चल रहा है क्या, कमेंट्स में बताना है टाइम स्टैम्प के साथ कि हाँ इस टाइम पे ये वाला प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टास्क। देखिए, ज़रूरी नहीं कि एल स्टेटमेंट लिखना पड़े, ठीक है, ज़रूरी ही नहीं है कि आपको बाद कुछ कोड भी आए, कोई ज़रूरी नहीं है। जितना काम था उतना बोला गया, वो हो गया। इससे आपकी भी हैबिट बनती है कि किस तरह से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ा जाता है, रिक्वायरमेंट्स को कैसे पढ़ते हैं। अक्सर लोगों को लगता है रिक्वायरमेंट्स सिर्फ लीड कोड पे ही आती है। नहीं नहीं, रियल वर्ल्ड में जब प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे इसी तरह से रिक्वायरमेंट आती है। जितना काम कहा गया उतना ही करना है, तो कम या ज़्यादा नहीं। तो अभी इतना ही कहा गया है, हम इतना ही करेंगे। ठीक है जी, रन करना आपकी जिम्मेदारी है, करके बताइएगा मुझे। हम चलते हैं अब दूसरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कि दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता क्या है। चैलेंज है कि राइट ए प्रोग्राम दैट चेक्स इफ ए टी शॉप इज ओपन। अच्छा, पता करना है कि दुकान खुली है या नहीं खुली है। इफ द करंट आवर इनपुट बाय द यूजर इज बिटवीन 8 AM एंड 6 PM, द शॉप इज ओपन, अदरवाइज इट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी एक लिबर्टी लेंगे। ये लिबर्टी इसलिए लेंगे क्योंकि हम 24 आवर्स में इसको करना चाहते हैं, वरना क्या होगा, मैं 6 PM यूज़र कैसे लिख रहा है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर यूज़र से सिर्फ एक नंबर इनपुट ले लूँ तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, तो थोड़ा तो अलाउ है इतना तो चलिए जी, एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पे, इसका नाम देते हैं हम task2.cpp। अब कॉपी पेस्ट तो हम करेंगे, उसमें तो कोई दो राह है ही नहीं। बाहर हो गया क्या? नहीं, अंदर ही है। टास्क 2, तो टास्क 1 से कॉपी करते हैं सब कुछ, टास्क 2 के अंदर पेस्ट करते हैं और ये सब हटाते हैं। तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नंबर ही इनपुट ले रहे हैं, तो वेरिएबल भी हमारा उसी टाइप का बन जाएगा। सबसे पहले तो आवर लेना पड़ेगा एक कि क्या आवर अभी हो रहा है। ठीक है, यूज़र को एक मैसेज लगेगा। ठीक है जी, ये लीजिए सी आउट। क्या मैसेज देना चाहेंगे यूज़र को? एंटर द करंट आवर। और यूज़र को एक छोटा सा हिंट भी दे देते हैं कि आपको ना 0 से 23 के बीच में ही आपको नंबर देना है, ताकि यूज़र समझ जाए कि यार जो वैल्यू मैं इनपुट दूंगा वो 24 आवर्स के अंदर है, तो 0 to 23 वो दे देगा कि क्या अभी करंट आवर हो रहा है, मतलब कितने बज रहे हैं, सीधी सी बात। सी इन यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। गेट लाइन वो करना चाहो वो यूज़ कर लो, दोनों मेथड आपको पता है अब किस तरह से लेते हैं इनपुट। अब क्या करना है? अब इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट क्या करना है कि दुकान खुली कब से कब तक रहती है? 8 से लेके 6 बजे तक। 6 बजे तक बोले तो 18 बजे तक। ठीक है, तो कंडीशन को इवैल्यूएट करेंगे इफ़ के साथ। ये लीजिए, क्या कंडीशन है कि जो भी आवर आपने दिया है, ठीक है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होना चाहिए। ठीक है, सुबह के 8 तो बजा दिए बड़ी आसानी से। देखिए ये 8 बजे तक था, तो या तो 8 बज रहे हों या फिर 8 से ज़्यादा बज रहे हों। ठीक है, तो एक कंडीशन तो यही चेक हो गई। अब दूसरी कंडीशन भी साथ में ही चेक करनी है, लेकिन दोनों का सही होना ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ 8 बजे से काम नहीं चलेगा ना, वहाँ पे भी 6 बजे से कम टाइम होना चाहिए, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं, तो एम्परसेंट लगा के एंड कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो जो आवर है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 6 बजे तक खुलती है, तो आपको जज करना पड़ेगा कि 6 बजे तक इक्वल टू चेक करना चाहते हो, या फिर अगर डॉट 6 बजे तक बंद कर देता है तो फिर इसको हटा देंगे हम। ये आपके ऊपर है, आप इवैल्यूएट करिए अपने हिसाब से, जो प्रोग्राम आपको ठीक लगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कर दीजिए। मैं लगा देता हूँ, चलिए 6 बजे भी खुली रहती है शॉप। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा से एक सी आउट देंगे। ये लीजिए सी आउट, और उसको मैसेज दे देंगे। क्या मैसेज देना है? टी शॉप इज़ ओपन, बस इतना ही तो देना है। टी शॉप इज़ ओपन, कैप्स में देंगे, ओपन एक्सक्लेमेशन के साथ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एंड लाइन कर देते हैं। ये लीजिए, अगर नहीं है तो क्या करना है? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। एल्स उसको दूसरा मैसेज दे देंगे। ये लीजिए, बड़े ही आसानी से टी शॉप इज़ क्लोज्ड, वो भी कैप्स में देंगे हम। अपनी मर्जी है, कैप्स में देना चाह रहे हैं इसलिए दे देते हैं। तो देखा, इतना भी कोई डिफ़िकल्ट था नहीं, इजी चैलेंज है, हो जाते हैं। लोगों को बहुत हार्ड लगते हैं वैसे ये चैलेंजेस। ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्ड चैलेंज में, जो कि हमें नेस्टेड इफ एल्स के बारे में बताएगा, और 2-4 काम करवा रहा है, कर देंगे जी, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है। ए टी शॉप ऑफर्स डिस्काउंट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टी कप्स ऑर्डर। अच्छा, डिस्काउंट दे रहे हैं साहब, जितना ज़्यादा ऑर्डर करोगे उतना डिस्काउंट मिलेगा। राइट ए प्रोग्राम दैट चेक द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड एंड अप्लाइज अ डिस्काउंट मोर देन 20 कप्स 20% डिस्काउंट। वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। 20 कप्स तो 20% डिस्काउंट, 10 से 20 कप के बीच में है तो 10% डिस्काउंट, और 10 से नीचे है तो कोई डिस्काउंट नहीं। बहुत लोगों को जाना पड़ेगा, बहुत चाय पीनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये भी कर लेते हैं। इसको करते हैं हम कॉपी और टास्क 3 की ओर चल देते हैं। न्यू फाइल task3.cpp, चलिए जी, कॉपी पेस्ट।
इन फाइल्स को रन करके देखना आपकी जिम्मेदारी है। कोई गड़बड़ निकलती है तो कमेंट्स में वो ठीक करना भी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ जी, टाइपोज होते हैं लेकिन मैं रन नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपको रन करने कर दूंगा रन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कोर्स जब वीडियो एंड होगा उससे पहले रन कर ही दूंगा, पर रन करने से देखिए कोई फ़र्क है नहीं खास, क्योंकि वो चलने ही है कोड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या आप ड्राई रन कर पा रहे हैं, या वो हैबिट ही हो गई है कि रन करो रन करो रन करो। अरे रन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोड कर क्या रहा है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। रन तो हो ही जाएगा, नहीं होगा तो कोई टाइपिंग मिस्टेक है, कहीं कॉलन मिस हो गया, वो तो कर ही लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी सारा कोड आपको गिटहब पे अवेलेबल है ही। ठीक है जी, अब प्रॉब्लम क्या थी वो तो मैं भूल ही गया। टी शॉप है, अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। पहले पता करना पड़ेगा आपने कितने टी ऑर्डर करी है। तो चलिए पहले वो पता कर लेते हैं। तो हम आते हैं, पहले एक इंटीजर ले लेते हैं कप्स, क्योंकि आप टी ऑर्डर करोगे। ठीक है, अब उसके बाद फाइनल ऑर्डर भी, मतलब रेट भी मुझे चाहिएगा। तो इफ़ द प्रोग्राम चेक्स द नंबर ऑफ ऑर्डर अप्लाइज अ डिस्काउंट। तो अभी मुझे चाय की रेट नहीं पता, आप चाहो तो डायरेक्टली ही बेस्ड ऑन कप्स पे ही सिर्फ मैसेज दे सकते हो कि डिस्काउंट अप्लाइड। बट हम चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम अज्यूम करते हैं हमारी चाय की शॉप है, हमें पता है कितनी प्राइस है उसकी। तो हम क्या बोलते हैं, प्राइस पर कप हम मान लेते हैं कि $2.5 में है प्राइस, हमारी शॉप, हमारी मर्ज़ी। और कुछ और वेरिएबल्स भी हम ले लेते हैं कि सपोज़ करिए टोटल प्राइस और डिस्काउंट भी ले लेते हैं। टोटल प्राइस और एक डिस्काउंट। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। हाँ जी, इसकी वैल्यू मुझे पता थी क्या रखनी है, तो मैंने ये रख दी सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ये भी डबल टाइप का है, ये भी डबल टाइप का है। देखा, वेरिएशंस इसीलिए रख रहे हैं ताकि आपको अलग अलग वैल्यूज़ पता लगे किस तरह से भी काम होता है C++ में। यह हमने दिया सी आउट और कहा कि अब बताइए साहब कि कितने कप आपको चाय चाहिए। एंटर द नंबर ऑफ टी कप्स। तो ये आप हमें बता देंगे। ठीक है जी, बड़ी आसानी से बता देंगे। इसको हमें इनपुट में भी लेना है, तो ये लीजिए इनपुट लिया और हमने कहा C कप्स। तो ठीक है जी, आपने अब वैल्यू दे दी। अब मुझे इवैल्यूएट करना है इस कप्स को कि एक्चुअली में क्या आया और कितना % में डिस्काउंट दूंगा। तो ठीक है जी, इफ़, बड़ा ही आसान है फर्स्ट वाला, तो कि अगर हमारे कप्स ग्रेटर देन 20 है, 20 एग्जैक्ट भी नहीं होने चाहिए क्योंकि 20 से बाद में ही डिस्काउंट हम दे रहे हैं। तो हम बोल देते हैं कि जो डिस्काउंट हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे 0.20। 0.20 क्यों? क्योंकि 20% डिस्काउंट दे रहे हो, लास्ट में मुझे ये माइनस करना ही पड़ेगा इतना। ठीक है, तो अभी से ही डिस्काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ, लास्ट में मैं प्राइस कैलकुलेट कर लूँगा और वही यूज़र को दिखाऊंगा। ठीक है जी, ये काम हो गया हमारे पास में कि अगर ये काम है तो इसे कर दो। एल्स दोबारा से कंडीशन इवैल्यूएट करनी है तो वापस से इफ लिख देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब की बार क्या चेक करना है, 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने कहा है कि 10 से 20 के बीच में 10% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है जी, तो आपके जो कप्स हैं वो होने चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल टू भी चलेगा 10 के। और दूसरी कंडीशन है कि जो कप्स हैं ये लेस देन या इक्वल टू 20 हो। 20 अगर है तो भी 10% ही दूंगा मैं डिस्काउंट। तो इस केस में डिस्काउंट वेरिएबल हमारा चेंज हो जाएगा। अब डिस्काउंट वेरिएबल हो जाएगा 10%, तो 0.10 हो गया। ठीक है जी, और ये हमने लगाया सेमीकोलन, और लास्ट में अगर कुछ भी नहीं है तो डिस्काउंट देंगे ही नहीं हम आपको कुछ भी, तो डिस्काउंट को 0 कर देंगे, डिस्काउंट को कर देंगे 0। अब यहाँ पे देखिए एक स्कोप की भी बात आती है, थोड़ा सा स्कोप को भी जानिए और पढ़िए। क्या है कि ये जो डिस्काउंट वेरिएबल है ये मैंने टॉप पे डिक्लेयर करा था। अगर मैं इसको डिक्लेरेशन यहाँ पे कहीं दे देता डिस्काउंट, एक मिनट के लिए देके देखते हैं। चलिए इसको कट करते हैं हम यहाँ पे कि डिस्काउंट अभी हम आपको यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। और इस डिस्काउंट को अगर मान लीजिए मैं इफ़ ब्लॉक के अंदर यहाँ पे लिख देता या फिर इस तरह से डिक्लेयर ही यहाँ कर देता इंट डिस्काउंट, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एरर्स हैं। इस फाइल को रन करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि इसको पता ही नहीं डिस्काउंट क्या है, और क्योंकि कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं तो आपको डायरेक्ट एरर देती है। जावास्क्रिप्ट होती तो रन करके दिखाता। अब यहाँ पे क्या है कि एक ब्लॉक लेवल भी होता है। देखो मैंने आपको बताया था पहले कि इफ़ के अंदर ये आपका कोड ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब ये है कि इसका एक अलग स्कोप है, यहाँ पे जो बात होगी वो यहीं तक होगी। ये एक तरह से घर है किसी का, उसके घर में क्या बात हुई है बाकी किसी घर को नहीं पता। ये उसका पड़ोसी घर है, उसके अंदर क्या बात हुई है सिर्फ वही जानते हैं। तो ये बाहर बातें नहीं आती है, लेकिन जो बाहर बातें होती है वो तो सबके घर में जाती है, तो बाहर जाने वाली बातें सारी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट लिख देता हूँ, डिस्काउंट, तो अब ये डिस्काउंट बाहर वाली बातें हैं, ये सबके पास जाएगी। तो आप यहाँ पे इंट दोबारा नहीं लिखिएगा वरना वेरिएबल फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा, वापस से नया ही वेरिएबल एक बन जाएगा उस स्कोप के अंदर, बाहर जाके कहीं एक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो मतलब हम बाहर वाले की ही बात कर रहे हैं, इसी डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इतना भी कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे कंडीशन चेक।
अब बाकी का कोड, तो देखिए अब वही बात, ये इवैल्यूएट हो गया, जो आपको डिक्लेयर करना था कर चुके। अब हम आ गए हैं आउटसाइड ऑफ द कंडीशनल कोड ब्लॉक। अब आउटसाइड आके जो आपको काम करना है वो करिए। चलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम करते हैं हम कि टोटल प्राइस मुझे चाहिए। अब टोटल प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी मेरे पास ऑलरेडी टोटल प्राइस आ चुकी है, ये प्राइस पर कप है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल प्राइस तभी निकलेगी। ठीक है, तो टोटल प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो टोटल प्राइस कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल प्राइस हमने कैलकुलेट करी नहीं, क्योंकि उसके बाद डिस्काउंट देंगे और हमारे पास प्राइस पर कप भी है और कप्स भी है, तो यहीं कैलकुलेट कर देते हैं। चलिए ऊपर आते हैं और इसको बोलते हैं कि एक काम करिए, आप पहले हमें टोटल प्राइस बताइए। टोटल प्राइस आपकी कैलकुलेट होगी प्राइस पर कप को मल्टीप्लाई करने के बाद, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कप से। तो ये लीजिए आपके पास टोटल प्राइस यहाँ पे आ गई है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्योंकि टोटल प्राइस है, उसके बाद मैंने कैलकुलेट करा डिस्काउंट। ठीक है जी, तो अब नोट जो टोटल प्राइस है वो चेंज हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए। तो एग्जिस्टिंग जो टोटल प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस हो जाना चाहिए। हम पहले भी कर चुके हैं कि आप क्या करिए, ये जो टोटल प्राइस है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए डिस्काउंट का भी परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट का परसेंटेज हमारे पास ऑलरेडी है। तो आपने देखा होगा टोटल प्राइस, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपना टोटल प्राइस और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डिस्काउंट से। तो डायरेक्ट ही 0.0 वो लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब डिस्काउंट हमारे पास है। तो इस तरह से। और क्या ये काम सही है? लग तो सही रहा है। क्या इसको और शॉर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कभी कभी आपको ऐसे शॉर्टकट्स दिखेंगे। अब करना सही है गलत है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के कोड लिखते हैं लोग, तो उसको रिटर्न पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही बेसिक सा है कि अगर आप सपोज़ करिए आपने एक इंट काउंट यहाँ पे डिक्लेयर करा है, और उसके बाद कई बार काउंट की वैल्यू आपने लिखी कुछ इस तरह से 1। अब आप इसके अंदर एक या मान लीजिए 1 तो 5 ले लेते हैं, और इसके बाद आपको इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करनी है तो 1 से। तो हम क्या लिखते हैं? काउंट इक्वल्स टू काउंट की जो भी वैल्यू है एग्जिस्टिंग, उसमें +1 कर दो। ये मैंने आपको बताया था तरीका कि ये इस तरह से होती है वैल्यू अपडेट। पर जब हमने एक शॉर्ट हैंड नोटेशन पढ़े थे, उसके अंदर हमने देखा था कि आप क्या कर सकते हो, अगर इस तरह से वैल्यू रिपीट हो रही है, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ कि अगर इस तरह से वैल्यू रिपीट हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस वैल्यू को हटा सकते हो और इस प्लस को आप पीछे ले जा सकते हो ताकि ये प्लस इक्वल हो जाए। तो इससे क्या होगा? यही एग्जैक्ट कोड है, कोई चेंज नहीं आया, बस ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है। जो हमने देखा था प्लस इक्वल एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके अंदर 1 ऐड कर दो, याद है वो वाला लेक्चर? याद ही होगा। सेम वही दिख रहा है, टोटल प्राइस तो वही माइनस वाला साइन, तो वही सेम काम है। टोटल प्राइस को हटाओ, जो भी आपके पास साइन है इस साइन को हम पीछे ले जाएंगे, माइनस इक्वल। बात वही है एग्जैक्ट जो हमने यहाँ पे लिखी है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी, ताकि आपको पता रहे कि हाँ हमने इस पर बात करी थी। अभी ये कमेंटेड है बट आपको याद रहेगा इससे। ठीक है, या फिर हमने लेक्चर में डिस्कस कर ही तो लिया, ये इसकी ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि कोड डॉक्यूमेंटेशन में भी तो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सीधा सी आउट एक मैसेज दे देते हैं, बस ये लीजिए सी आउट, और हम लिख लेते हैं टोटल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज़, और उसके बाद हम यहाँ पे उसको डिस्काउंटेड प्राइस दे देते हैं और इसको बोल देते हैं टोटल प्राइस। उसके बाद एक एंड लाइन भी दे देते हैं। चलिए बहुत सारा दे दिया, दैट्स इट, और तो क्या ही काम है। चलिए काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन भी हो गया और सारा काम भी हो गया। अब आपको लेके चलते हैं एक नए चैलेंज पे, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है। पहले उसकी फाइल बना लेते हैं हम, और उस पर एक टास्क भी देंगे, आपको असाइनमेंट भी देंगे। टास्क 4.cpp ये लीजिए, और इंटरनल सारे गायब कर देते हैं इसके। चलिए जी, बेसिक बॉयलर प्लेट हो गया है। अब चलते हैं नए टास्क पे। अब ये टास्क कह रहा है स्विच एंड केस। तो अभी तक जो हमने देखा वो देखा इफ़ एंड एल्स। अब इफ़ एंड एल्स का फ़ायदा ये है कि देखिए एक कंडीशन, दो कंडीशन, नेस्टेड एल्स इफ भी देख लिए, नेस्टेड इफ एल्स भी होते हैं। बट कहाँ तक जाओगे नेस्टेड? आखिरकार कब तक इवेलुएट करते रहोगे? अगर कभी इवेल्युएशन का कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया रियल वर्ल्ड जहाँ पे आप पर मंथ के बेसिस पे इवेलुएट कर रहे हो, तो 12 बार इफ एल्स लिखते रहोगे। और ये तो 12 तो छोटा है, और ज़्यादा बढ़ गया तो क्या करोगे? तो वहाँ पे उस सिचुएशन को रोकने के लिए क्या है, हमें दे रखा है एक स्विच केस। इसका सिंटैक्स भी बहुत आसान है, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस को आप इवेलुएट कर सकते हो। थोड़ा सा सिंटैक्स क्लीन दिखता है, काम तो इफ एल्स से भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट कई जगह थोड़ा क्लीन दिखता है ये। तो हम उस क्लीनर के बेसिस पे, क्लीन दिखने के बेसिस पे स्विच और केस पढ़ते हैं, एक ही बार में समझ में आ जाता है, कोई बड़ी बात है नहीं उसकी। तो चैलेंज है, राइट ए प्रोग्राम दैट लेट्स यूजर सेलेक्ट ए टी टाइप फ्रॉम ए मेन्यू।
ठीक है जी, मेन्यू से आप टी टाइप सेलेक्ट करते हो। यूज ए स्विच केस स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द प्राइस बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड टी। ग्रीन टी $2 की है, ब्लैक टी $3 की है और ऊलोंग टी $4 की है। बहुत तरह की टीज़ होती है। हम यूज़र से जो इनपुट लेंगे वो लेंगे कि आप अपनी चॉइस एंटर कर दो कि आप 1 प्रेस करो, 2 प्रेस करो, उस बेसिस पे हम करवाएंगे काम, ठीक है। तो चलिए जी, हम आते हैं टास्क 4 पे। और सबसे पहले तो हमें चाहिएगा एक चॉइस वेरिएबल। कहाँ पे स्टोर करूँगा, यूज़र एंटर कर देगा, कहीं तो रखूँगा ना। और प्राइस भी हमें रखना पड़ेगा, तो डबल में रख लेते हैं प्राइस। और ये लीजिए प्राइस, तो बेसिस पे हम प्राइस उसको शो कर देंगे कि आपकी प्राइस इतनी है। अब सबसे पहले यूज़र को एक मेन्यू दिखाओ तो सही, वरना तो कैसे ही काम चलेगा। तो कुछ इस तरह से एक बड़ा अच्छा सा मेन्यू बनाते हैं उसके लिए। सेलेक्ट योर टी, ये आउटपुट ही तो है यूज़र के लिए। और उसके बाद हम /n भी यूज़ करेंगे ताकि नए लाइन में आएगा नया इनपुट, ठीक है। और उसको टी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन भी तो देने पड़ेंगे अब। तो 1 ऑप्शन हम दे देते हैं ग्रीन टी। तो इसी तरह से सारे ऑप्शंस हमें लिखने पड़ेंगे। तो हम आते हैं हमारे ग्रीन टी के ऊपर। 1 प्रेस करा तो ग्रीन टी मिलेगी। लेमन टी तो चाहिए वरना हमारा काम कैसे होगा। तो ये लीजिए लेमन टी। रेगुलर टी तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऊलोंग टी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी उन्होंने वही ऑप्शन दिया है तो वही ले लेते हैं, ऊलोंग टी। और उसके बाद हम लिख देते हैं एंटर योर चॉइस। थोड़ा अच्छा सा मेन्यू डिज़ाइन कर लेते हैं। एंटर योर चॉइस इन नंबर, ठीक है जी। तो वो चॉइस एंटर कर देंगे। फिर जो भी चॉइस वो एंटर करेंगे उसको हम अपने चॉइस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हम बोलते हैं सी इन और उसके बाद चॉइस। जैसे जैसे और एडवांस प्रोग्राम लिखोगे ना, वहाँ पे इवैल्यूएट भी करोगे। तो यूज़र ने नंबर दिया है, क्या वो 1 2 3 है, क्या वो स्ट्रिंग तो नहीं है। जैसे जैसे और वो कंडीशनल्स आ जाती है और कुछ नहीं है, इफ एल्स चेक हो जाता है और उसके बाद ही एंटर करेंगे। वो बड़ा ईजी काम है। अब चॉइस के बेसिस पे मेरे को इवैल्यूएट करना है कि केस कौन सा है, 1 वाला केस है कि 2 वाला केस है या 3 वाला केस है। बहुत सारे केस हो सकते हैं, 10 20 15 जितने चाहिए उतने केसेस हो सकते हैं। तो केस ही बोलते हैं एक्चुअली में स्विच केस को। तो हमारे पास जैसे आप लिखोगे स्विच, ये देखिए, तो आपके पास एक बॉयलर प्लेट कोड इस तरह से आ जाता है। अब ये बॉयलर प्लेट कोड हम अभी नहीं लिखेंगे, हम एक एक करके लिखेंगे ताकि हमें समझ में आए। उसके बाद फिर एक बार आपको दोबारा से बॉयलर प्लेट से भी लिख के दिखाऊंगा। ये बड़ा ही आसान रहता है इस तरह से लिखना। अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा लिख रहा है कि यार बहुत सारा काम हो गया, ये तो समझ में आएगा नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कीवर्ड लिखते हैं स्विच। जैसे इफ़ एक कीवर्ड है उसी तरह से स्विच भी एक कीवर्ड है, टोकन्स जिसको बोलते हैं। तो स्विच के बाद आते हैं पैरेंथेसिस और उसके बाद आते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं अपने केसेस एक कर करके। स्विच के अंदर लिखते हैं इवैल्यूएटर, कि क्या चीज़ इवैल्यूएट होगी। अभी यहाँ पे इवैल्यूएट नहीं होते, यहाँ पे लिखते हैं कि किस चीज़ को आगे जाके मैं केसेस के साथ इवैल्यूएट करूँगा। ये इफ एल्स की तरह मत समझना कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू फॉल्स बनेगी, नहीं नहीं। ये सिर्फ है कि किस वेरिएबल को मैं स्विच के अंदर लेके जा रहा हूँ ताकि मैं इवैल्यूएट करूँ। अब यहाँ पे क्या इवैल्यूएट करना है, चॉइस इवैल्यूएट करनी है कि 1 है कि 2 है कि 3 है। तो क्या वेरिएबल लेके जाऊँ अंदर स्विच के ताकि मैं इवैल्यूएट कर पाऊँ। तो ये लीजिए चॉइस लेके गए, अब इसको इवैल्यूएट करना है। अब कैसे इवैल्यूएट करोगे, केसेस तो होने चाहिए ना कि केस मैच हो रहा है, केस मैच नहीं हो रहा है। तो लिटरली उसको केस बोलते हैं। केस लिखने के बाद एक स्पेस देना है और जो भी चॉइस आपको मैच करनी है वो कर लो। अगर सपोज करिए आपको करना है टिम मैच करना है तो आप यहाँ पे टिम मैच कर लो इस तरह से। उसके बाद आता है एक कोलन और उसके बाद हम केसेस लिखते हैं, वही बताते हैं कैसे लिखते हैं। लेकिन अभी हमें क्योंकि टिम मैच नहीं करना है, हमें नंबर्स मैच करने हैं, तो ये भी आपको यही एरर दे रहा है कि जो चॉइस वेरिएबल है ना, ये तो ऐसे कैसे मैच कर दूँ इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ में। अच्छी ये जो लैंग्वेज होती है ना जिसमें डेटा टाइप्स होते हैं, वहाँ पे ऐसे एरर अपने आप ही हट जाते हैं। तो आप मैच करो हमारा 1 के साथ कि ठीक है जी, अगर केस 1 है तो हम क्या करेंगे, ये लीजिए इस तरह से। अगर केस 1 है आपके पास में तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक टैब देते हैं कि हम केस के अंदर मैच कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे प्राइस और ग्रीन टी की प्राइस है कितनी, ग्रीन टी की प्राइस $2 है। ग्रीन टी बड़ा सस्ता मिल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 2.0 ये आपने प्राइस कर दी और इसको प्राइस अब दिखानी भी है तो सी आउट भी कर देते हैं हम यहाँ पे, सी आउट। और ये लीजिए आपको प्राइस दे देते हैं हम, इसको प्राइस बोल देते हैं यू सेलेक्टेड ग्रीन टी और उसकी प्राइस भी दिखा देते हैं उसको। चलिए प्राइस भी दिखा देते हैं, प्राइस दिखाना तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से और प्राइस और यहाँ पे एंड लाइन भी कर देते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और आता है सी आउट के बाद में कि हमारा काम हो चुका है, बट उस कैरेक्टर को अभी हम लिखते नहीं हैं, लिखेंगे। पहले उसका इम्पैक्ट देख लें कि इम्पैक्ट हो क्या रहा है। अगर एरर नहीं देगा तो उसके बाद भी चर्चा करेंगे।
अब दूसरा केस कैसे मैच करोगे, लिटरली बस यहाँ पे बाहर आना है आपको टैब से और यहाँ पे लिख देना है केस 2। ये लीजिए केस 2 मैच कर रहे हैं हम। अब केस 2 नहीं है ये 2 इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे लिटरली मेरे को 2 मैच करना है। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता ना तो मैं डायरेक्ट ही 5 लिखता, ज़रूरी नहीं नंबर से लिखो आपकी 1 2 3, नहीं, जो भी मुझे मैच करना है यहाँ पे मैचिंग हो रही है, लिटरली ट्रू और फॉल्स जवाब आ रहा है आपके पास यहाँ पे, बस वो पैरेंथेसिस में नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है 2 केस। तो इसमें क्या करेंगे, अब 2 लाइनें चाहिए हमें, तो ये भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे, डुप्लीकेट करके और इसको मूव कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, कोड के अंदर ऐसे सीखिए आप भी कीबोर्ड शॉर्टकट, ताकि आप भी कोड फास्ट कर पाएँ। ऐसी चीज़ें तो फटाफट हो ही जाती है। अब इसका देखिए सिर्फ मुझे करना है 3 और बाकी काम हो गया। ठीक है, बड़ा आसानी से हो गया। पूरा का पूरा भी मैं चाहूँ तो डुप्लीकेट कर सकता हूँ, बट आपको दोबारा दिखाते हैं कि कैसे किया। सबसे पहले मैंने किया केस और लिखा 3, केस 3 मैच कर रहे हैं। अब मुझे पता है ऊपर से डेटा लूँगा, तो मैं इसके पास आया, शिफ्ट प्रेस करा, एक बार डाउन एरो किया। अब मैंने कमांड प्रेस करा या कंट्रोल प्रेस करा तो मैं लाइन के एंड तक जा सकता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करे। तो ये देखिए अब हो गया। अब इसको डुप्लीकेट करने के लिए वापस से थोड़े शॉर्टकट बता रहा हूँ, सीख लो, काम आएगा। शिफ्ट भी प्रेस कर रखा है, ऑप्शन की भी प्रेस कर रखी है, या मैक पे हो तो ऑल्ट की, और मैंने डाउन एरो प्रेस करा। दोनों को प्रेस करोगे तो डुप्लीकेट आएगा। अब शिफ्ट की को छोड़ दो, सिर्फ ऑप्शन की प्रेस करो और बॉटम एरो प्रेस करो, तो ये आपका लाइन मूव हो गया। तो इस तरह से कई बार कोड फास्ट हो जाता है, स्पेशली जब आप ज़ेन मोड में कोड लिख रहे हैं तो बड़ा ही फास्ट हो जाता है काम और बड़ा मज़ा भी आता है। तो यहाँ पे $4 हो गया और प्राइस हो गई। अब अगर इनमें से कुछ भी मैच नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये भी तो है, यूज़र ने 9 नंबर दे दिया तो क्या करेंगे, हमारे पास 9 नंबर तो है ही नहीं। तो उस केस के लिए स्विच केस को पता है कि ऐसे केस आएंगे, उसके लिए बोल देते हैं कि डिफ़ॉल्ट ले लो कि अगर कुछ मैच नहीं करा तो ये तो मैच करेगा। कुछ कोड रन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ कुछ भी रन तो ये रन करेगा। तो उसमें हम सी आउट दे देते हैं एक मैसेज और यूज़र को बोल देते हैं कि इनवैलिड चॉइस है जी आपकी। ठीक है जी, इनवैलिड चॉइस, और लाइन ब्रेक कर देते हैं। अब अच्छी बात यह है कि इसने एरर कुछ नहीं दिया, ताकि हम कोड को रन कर पाएंगे। इस वाले कोड को हम रन करेंगे क्योंकि यहाँ पे जानबूझ के एक एरर है हमारे पास में और उसको देखना ज़रूरी है, फिर हम समझेंगे उसको। तो अभी हम इसको कोड को सीधा रन कर लेते हैं, रन द कोड। तो हमारे पास में टास्क 4 आ चुका है। हम वैसे तो सेटिंग्स इसकी भी हो जाती है, थैंक यू सो मच, आपने कुछ बताया कि इसको डायरेक्टली आप टर्मिनल में भी रन कर सकते हो। मुझे एक्चुअली में ज़्यादा पसंद है कि इस तरह से मैं टर्मिनल खुद ही रन कर लूँ। तो हम आते हैं यहाँ पे, तो इसको रन करने के लिए अब चाहिए हमें /task4। पहले हमें आई थिंक उसमें जाना पड़ेगा फोल्डर में 04। हाँ जी, तो अब हम इसको रन कर पाएंगे ./task4। इसने बोला कि भाई चॉइस बताइए आपकी, ग्रीन टी लेमन टी क्या है। अब देखिए गौर से देखिएगा, मेरी चॉइस अगर 1 नंबर है तब क्या होता है। ये 1 नंबर मैंने प्रेस करा, एंटर किया। अब इसने कहा कि यू सेलेक्टेड ग्रीन टी, 2 प्राइस है उसकी, 3 प्राइस है, 4 प्राइस है और इनवैलिड चॉइस। ये कौन सा इफ एल्स है जहाँ सब कुछ ही रन हो गया, बात तो गड़बड़ है। दोबारा से देखिएगा एक बार, इस बार मेरी चॉइस है 3 नंबर, तो 3 नंबर पे मैंने एंटर किया और इस बार इसने कहा इनवैलिड, यू हैव सेलेक्टेड ग्रीन टी, क्योंकि वो तो आपने सेलेक्ट की है। और उसके बाद आपके पास प्राइस हो गई 3 और 4। अब मैंने क्या है, ग्रीन टी इसलिए हो गया क्योंकि मैंने किसी का भी टेक्स्ट चेंज नहीं करा था। तो ग्रीन टी हो गया हमारे पास। उसके बाद लेमन टी है, वही रहा है लास्ट वाला ही, तो हमें अभी पता लग जाएगा दोबारा से, लेमन टी। और यहाँ पे उसने ऊलोंग टी। वापस से इसको रन करते हैं। वापस से हम 3rd नंबर की चॉइस अपनी सेलेक्ट करेंगे कि 3rd नंबर की मेरी चॉइस है। अब मैंने 3rd नंबर पे मैंने सेव नहीं करा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जब रन करा तो उसकी बाइनरीज तो बन चुकी थी और उसी बाइनरी को आप रन कर रहे हो बार बार। अच्छी चॉइस है ये भी, अच्छा हमें दिख गया यहाँ पे, क्योंकि प्रोग्राम तो आपका EXE बन चुका है ना, एग्जीक्यूटेबल, उसी को रन कर रहे हो। तो आपने चेंज तो सोर्स कोड में किया, उस सोर्स कोड से एग्जीक्यूटेबल तो बनाया नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो इसको स्टॉप करते हैं और दोबारा से रन करते हैं। तो अब जब दोबारा से रन करा तो अब हमारे पास में नया एग्जीक्यूटेबल बना है। अब इसको रन करके देखते हैं हम जी। तो ./task4 और वापस से हम लेते हैं 3 और हमने कहा 3, तो इसने कहा ऊलोंग टी आपने सेलेक्ट की है, प्राइस उसका 4 है लेकिन इनवैलिड चॉइस। तो अब यहाँ पे एक मॉडल जिसको बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल, ये बाकी की लैंग्वेजेस में जो फ्यूचर लैंग्वेजेस है वहाँ पे सुधार लिया गया है, जो नई लैंग्वेजेस बनी है जैसे कि स्विफ्ट वगैरह। अब प्रॉब्लम क्या था कि जब स्विच केस के अंदर कोई भी केस मैच हो जाता है तो जस्ट जहाँ से मैच हो गया उसके बाद का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे हमने देखा कि 3 पे जैसे मैच हुआ तो ये डिफ़ॉल्ट वगैरह सब कुछ एग्जीक्यूट हुए। अगर 1 पे ही मैच हो गया तो उसके बाद सब कुछ ही मैच हो गए। इसीलिए इन लैंग्वेजेस के अंदर एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया कि अब यहाँ पे आपका काम अगर ख़त्म हो गया है तो आप एक ब्रेक कीवर्ड यहाँ पे लगा दो और आपका काम हो गया। अब ये बाकी लैंग्वेजेस में इसलिए गायब हो गया क्योंकि बहुत ही रिडंडेंट कोड है। जब आपको पता ही है कि एक ही चीज़ मैच करनी है तो बाकी पे वाटरफॉल हो क्यों रहा है,
इसीलिए आप, क्योंकि सी प्लस प्लस बहुत पुरानी है यार, पुराने कोड थोड़ा ना ब्रेक करने, तो वहाँ पे इसलिए इसके अपडेट नहीं आते हैं कि इस तरह का। आप देखिए यहाँ पे आया तो हमने हर जगह ब्रेक लगाया। आपने कभी स्विफ्ट या उसमें iOS के ऐप्स वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे इस तरह का रिडंडेंट कोड नहीं है कि ब्रेक 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 सब जगह, बट मोस्टली लैंग्वेजेस जो पुराने टाइम पे बनी उनमें सब में इसी तरह का कोड है और उसमें रखा भी जाता है। तो अब आपको पता है ब्रेक का इंपॉर्टेंस क्या है। अब वापस से रन करना पड़ेगा ना कोड, ऐसे थोड़ी ना होगा। ठीक है जी, रन हो गया। टर्मिनल में चलते हैं, वापस से रन करते हैं इसको। हमने कहा जी 1 ग्रीन टी दे दो, तो देखिए ग्रीन टी हुआ, बस काम खत्म हो गया। और अगर आपका मान लीजिए दोबारा से हम सेलेक्ट करते हैं 3 नंबर, तो आपकी बार सिर्फ आपको 3 मिला, डिफ़ॉल्ट केस आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ऑल राइट, तो ये थे हमारे स्विच केस और हमारा कंडीशनल्स पूरा का पूरा। आपको इससे ज़्यादा कंडीशनल्स के अंदर और ज़रूरत भी नहीं है, और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास इतने एक्सरसाइजेस है, ये मोर देन एनफ है आपके लिए। अब इनको दोबारा से एक बार अपनी तरफ से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोड स्पेशली जब आप बिगिनर हैं, सी प्लस प्लस जैसी आई थिंक आपकी फर्स्ट ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, तो देखने में लगता है कि बहुत आसान है या मैंने समझ लिया या कर लिया। जब आप कीबोर्ड पे टाइप करने बैठेंगे तो हाथ फ्रीज हो जाते हैं। बहुत ही कॉमन नोशन है और बहुत सारे प्रोग्रामर्स के साथ इनिशियल डेज में ऐसा ही होता है। इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। देख देख के कोड लिखिए, मेरे साथ वीडियोस में कोड लिखिए, और एक बार खुद बैठ के भी कोड लिखिए। जितना कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। हाथ फ्रीज होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही करते हैं इस वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल ही जाएंगे, शेयर करना मत भूलिएगा लिंक्डइन और ट्विटर पे, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।